नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में और आज के इस वीडियो में हम जीन पियाजे की थ्योरी समझने वाले हैं। पहले हम इसका थ्योरी सेक्शन समझेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और ख़ास बात ये है कि सभी जो एग्ज़ाम्स होते हैं टेट से रिलेटेड, टेट का चाहे वो सीटेट का हो या स्टेट टेट हो, तो हर जगह ही इससे 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर हर बार ही देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है इस बार भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक ये होने वाला है। तो जितना हो सके हम जल्दी से समझेंगे इसको और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी करेंगे। इसके अलावा टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो इसके प्रवर्तक कौन है, तो जीन पियाजे हैं और पियाजे जो हैं स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये फैक्ट आप पियाजे के बारे में याद रख सकते हैं। और सर्वप्रथम जो संज्ञानात्मक पक्ष का, जो किसी भी मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बताया या संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन जो किया वो जीन पियाजे के द्वारा किया गया। तो ये ध्यान रख सकते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। और सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि संज्ञान क्या होता है। संज्ञान की जब हम बात करते हैं तो प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिसे वह बाह्य वातावरण कह सकते हैं या उद्दीपक जगत या बाह्य जगत से ग्रहण करता है। तो जो भी ज्ञान हम क्या करते हैं बाह्य जगत से प्राप्त करते हैं, एक तरह से व्यापक और स्थायी ज्ञान, वही हमारा संज्ञान कहलाता है। तो संज्ञान का जो संबंध होता है वो सारी की सारी मानसिक क्रियाओं से होता है और सारी मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे अवधान हो गया, अवधान को हम ध्यान केंद्रित करना बोल सकते हैं, अटेंशन हम वर्ड यूज़ करते हैं। स्मरण, चिंतन, कल्पना, अधिगम, वर्गीकरण, समस्या समाधान, निरीक्षण, संप्रत्ययकरण यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, विचारों का निर्माण, प्रत्यक्षीकरण आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। यानी संज्ञान को हम यूँ भी कह सकते हैं कि सारी मानसिक प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं, जिनमें मुख्य जो प्रक्रियाएं होती हैं कल्पना, अधिगम, स्मरण, चिंतन, निरीक्षण, तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वही हमारा संज्ञान कहलाता है। तो इसका विकास किस तरह से होता है उसी को संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान, जैसे कि मैंने बताया, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आगे देख सकते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, यानी जो गर्भावस्था, जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, तो तब से लेकर और वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो इस दौरान हमारी मानसिक क्रियाओं में जो भी डेवलपमेंट होता है उसका अध्ययन हम संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत करते हैं। तो विकास का जो प्रारंभ माना गया है वो गर्भावस्था से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञान विकास या संज्ञानात्मक विकास, तो सहसावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। यानी विकास तो हमारा गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, लेकिन अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करें, यानी जो हमारा मानसिक क्रियाओं में विकास या मानसिक प्रक्रियाओं में जो डेवलपमेंट होगा वो सहसावस्था से शुरू होता है, जब बालक की ज्ञानेंद्रियां एक्टिव क्रिया करने लग जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, बालक में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है यह जानने के लिए उन्होंने स्वयं अपने बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। ये खास बात है कि पियाजे ने जो बुद्धि विकास का अध्ययन किया उसमें उन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। आगे देखिए, पियाजे के अनुसार बालक में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि किसका स्टेटमेंट है, तो पियाजे का स्टेटमेंट है कि बालक में जो बुद्धि का विकास होता है उसके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों, कुछ प्रवृत्तियां क्या होती हैं, जन्मजात होते हैं, यानी जो जन्म से वो अपने साथ लेकर आता है सहज क्रियाओं को रोकने संबंधी योग्यताओं, जैसे चूसना हो गया, बालक उँगली चूसता है, या देखना हो गया, वस्तुओं को पकड़ना हो गया, खींचना, वस्तुओं तक पहुँचने की कोशिश करना, तो ये सारी उसकी जन्मजात प्रवृत्तियाँ मानी जाती हैं। परंतु जैसे-जैसे बालक बड़ा होता है उसकी जो बॉडी होती है वो उनकी क्रियाओं का जो दायरा है वो बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता जाता है, यानी उसके बुद्धि का विकास होता जाता है। बालक में बुद्धि के
इस प्रकार के क्रमिक विकास को पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बाँटा है। तो पियाजे के विकास की 4 अवस्थाएँ हैं, महत्वपूर्ण है संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएँ। कौन-कौन सी है वो देख लेते हैं एक बार, फिर इनके बारे में समझ लेते हैं डिटेल में। सबसे पहला संवेदी गामक अवस्था, तो इन अवस्थाओं से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। पहला तो सिंपल सा ये ध्यान रखना कि पहली अवस्था कौन-सी है, दूसरी अवस्था कौन-सी है, तो दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको हम बोलते हैं। तो ये हो गया पहली स्टेज हमारी हो गई संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी यानी सेंस ऑर्गन से इसका संबंध होता है, जो हमारी एक तरह से ज्ञान इंद्रियां हम बोल सकते हैं, या फिर संवेदी अंग जो हमारे होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। संक्रिया समझ लीजिए, संक्रिया का मतलब होता है जो मानसिक हमारी प्रक्रियाएं होती हैं, यानी जब हमारी मानसिक मेंटल ऑपरेशन जैसे कि शब्द है, तो कुछ न कुछ जोड़ना यानी ज्ञान में जो वृद्धि होती है या कुछ नया ज्ञान जुड़ता जाता है, उसी को हम ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं माइंड की। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी ऑपरेशनल स्टेज से पहले की जो अवस्था है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी अवस्था जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट, सी आएगा इसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था जो होती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये ध्यान रखना है 4 अवस्थाएं, इनका क्रम लगाने को आपको पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है पियाजे के सिद्धांत की तीसरी अवस्था कौन सी है, चौथी कौन सी है। तो इनका क्रम एक तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। पहली अवस्था के बारे में जान लेते हैं, संवेदी गामक अवस्था। तो इनके बारे में शॉर्ट नोट्स मैंने मेन पॉइंट्स आपको मेंशन किए हैं। ऐसे अगर आप पियाजे की थ्योरी पढ़ोगे तो काफ़ी बड़ा सिद्धांत है, लेकिन क्योंकि परीक्षा नज़दीक है टेट वगैरह की, तो उसके लिए सीधे कुछ कुछ पॉइंट्स जो वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला है, यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, यानी 0 से लेकर 2 ईयर इसका टाइम पीरियड हो गया। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों यानी जैसे आँख, नाक और कान के माध्यम से सीखता है, इसीलिए सेंसरी मोटर स्टेज हम कहते हैं। अब देखिए एक टर्म जो आपको पूछा जा सकता है वो है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, जैसे कोई भी छोटे-छोटे बच्चे हैं तो उनकी क्रियाएँ मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। अब वो कोई किसी की भी क्रियाएँ हैं मस्तिष्क से जो हमारी क्रियाएँ जुड़ी होती हैं, चाहे वो तर्क करना हो गया, निर्णय लेना हो गया, तो वो सारी क्रियाएँ हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। उन्हीं को पियाजे ने स्कीमा कहा है। आगे देखिए, इसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व यानी जो स्कीमा होती है उसमें वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है, यानी वस्तु के साथ स्थायित्व वो बना लेते हैं कि यह वस्तु जो है इस तरह से उपयोग की जाती है, तो उसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण। इसी को उन्होंने स्कीमा से रिलेट किया है। भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है, यानी जो वस्तु स्थायित्व है ऑब्जेक्ट के साथ उसका स्थायित्व हो गया। अब जब जब उसको भूख लगेगी तब तक वो रोकर व्यक्त करता है, या उसको कहीं जाना होता है तो हाथ पैर चलाकर वो व्यक्त करता है। तो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसको जो मानसिक प्रक्रियाओं से रिलेट करता है, तो उसी को स्कीमा कहा गया है। जिन वस्तुओं को बालक प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए उसी का स्थायित्व होता है, यानी प्रत्यक्षीकरण। जब बालक प्रत्यक्ष किसी वस्तु को देख लेगा तो उसी का उसके लिए अस्तित्व होता है। तो ये हो गई पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष से की अवस्था है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने जाने, और अब जानते हैं दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहले टाइम इसका 2 से लेकर और 7 वर्ष, यानी पहली जो थी वो 0 से लेकर 2 ईयर्स की थी, और दूसरी जो है वो 2 से लेकर और 7 ईयर्स की है। तो इस अवस्था में शिशु दूसरों से के संपर्क से खिलौनों से वह हो गई केवल वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है, यानी जो दूसरी अवस्था है। तो ये पूछा जाता है कौन सी अवस्था में बालक दूसरों के संपर्क से और खिलौनों से अनुकरण करके सीखता है, खिलौनों से और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो ऐसी अवस्था कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि खिलौनों की आयु पियाजे के अकॉर्डिंग किस अवस्था को कहेंगे, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है इस अवस्था में बालक वस्तुओं को क्रम से रखना। देखो वस्तुओं को क्रम से रखना, वस्तुओं को क्रम से रखना का मतलब अगर हम बच्चे को कुछ वस्तुएं देते हैं, मान लो उनको साइज़ के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि सबसे बड़ी वस्तु को पहले रखो, उसके बाद उससे छोटी वस्तु को रखो, फिर और छोटी वस्तु को रखो, तो वो क्रम से लगाना सीख जाता है इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष की स्टेज में। तो हल्की भारी का ज्ञान हो जाता है, अक्षर लिखना आ जाता है, रंगों को पहचानना
माता-पिता की आज्ञा मानना, मदद करना आदि सीख जाता है। कौन-सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब देखिए अगला जो पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लेकिन वह तर्क-वितर्क करने योग्य नहीं होता है। जो लॉजिक लगाने वाली बात है वो बालक अभी नहीं सीख पाता है, इतना योग्य वो नहीं होता है कि तर्क और वितर्क करना सीख जाए। इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बन सकता है, पियाजे की अवस्थाओं में अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो वो भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। आगे देखिए, इस अवस्था में बालक पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलता है, सीधी-सी बात है 2 से 7 वर्ष की स्टेज है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। जो प्रतीकात्मक खेल होते हैं उनको खेलता है, जैसे टीचर बन के पढ़ाने लग जाता है, तो इस तरह के प्रतीकात्मक खेल, परंतु सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है, एग्ज़ैक्ट जो अनुपात होता है उसका अंतर वो नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना एवं उसमें विभेद करने लगता है। धीरे-धीरे अब बालक इस योग्य हो जाता है कि परिवेश की जो वस्तुएँ हैं उनको पहचानने लगता है और उनमें अंतर करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो पहली जो अवस्था है 0 से 2 वर्ष, उस अवस्था में भाषा का विकास नहीं हो पाता है उतना, लेकिन जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, अगर पूछा जाए किस अवस्था में पियाजे के अकॉर्डिंग भाषा विकास शुरू होगा, तो वो होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे दूसरी अवस्था के, 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो अवस्था है 7 से लेकर 11 वर्ष की, यानी जो संवेदीगामक अवस्था थी वो 0 से 2 ईयर्स रिकॉल कर लीजिए, और 2 से 7 वर्ष की हो गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष की हो गई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने लग जाता है, उनका विविधीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता, यानी उनमें अंतर करने लग जाता है, उनका वर्गीकरण कर सकता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो गई? मूर्त चिंतन की अवस्था, क्योंकि इसमें वो विभेद कर पाता है, वर्गीकरण कर पाता है। अब देखिए इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, जो पिछली अवस्था में कमियाँ थी वो इस अवस्था में पूरी हो जाती है। अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। आरोही अवरोही क्रम भी बालक समझ आता है, यानी बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में अगर लगाना है तो वो समझने लग जाता है। आगे देखते हैं, इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था है तो बालक दिन, तारीख, महीना, समय बताने योग्य हो जाता है। तो बालक का चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है, यानी अब वो तर्क करने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है, तो उसका जो चिंतन है वो क्रमबद्ध हो जाता है और तर्क संगत हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में भाषा का विकास तो होता ही है, साथ में संप्रेषण, यानी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरे की बातों को ग्रहण करना, उनको समझा पाना, तो संप्रेषण योग्यता का भी विकास हो जाता है। किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से ही देखने को मिलेंगे। तो इसका टाइम जो हो गया वो हो गया 7 से 11 वर्ष, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो अवस्था है और अंतिम अवस्था है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें टाइम का थोड़ा रहेगा कि 11 वर्ष से आगे जितना भी समय होता है उतना मान लीजिए, या कहीं-कहीं पर आपको ये किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था तक भी देखने को मिलेगा। तो इसमें 11 वर्ष से आगे की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ-साथ, ये मूर्ति नहीं होगा, मूर्त होगा। मूर्त के साथ-साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। यानी अब तक वो मूर्त चिंतन, मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर ही वो चिंतन कर सकता था, लेकिन अब अमूर्त चिंतन यानी कल्पना करके वस्तु की प्रतिबिंब देख के भी एक तरह से समझ सकते हैं कि अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, कि इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। नेक्स्ट है, इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। अब जो ये अवस्था है यहाँ पर जो मानसिक योग्यताएं हमारी होती है उनका पूर्ण विकास हो जाता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। और नेक्स्ट है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय, स्मरण, मनन आदि
करता है, समस्या का समाधान करने लगता है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है, तो अब जो भी बालक की बुद्धि में विकास होना होता है वो अधिकतम हो जाता है, समस्या का समाधान करने योग्य और निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, निर्णय करना, स्मरण करना, मनन आदि करने, समस्या का समाधान करने लगता है। तो ये थी चौथी अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। तो चारों अवस्थाएँ हमने समझी और अब हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जान लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे पास, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन-सी है? रिकॉल करो जल्दी से, तो आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे के अनुसार ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज़ में देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए। यहाँ पर वन लाइनर करके याद रखोगे तो एग्ज़ैक्ट आप जो है एमसीक्यू में भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन क्या है? एक तरह से अधिगम के लिए आवश्यक बताया है पियाजे ने। अगला जो है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा, जिसके बारे में हमने बात की थी पहली अवस्था में, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो देखिए, ये कहलाता है समावेशन और समायोजन। ठीक है, तो समायोजन और समावेशन को समाविष्टीकरण भी कहते हैं। तो समावेशन में केवल क्या होता है कि योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, और नवीन जानकारी के आधार पर, यानी जैसे हम योजना बना रहे हैं, दिमाग मस्तिष्क में कोई विचार आ रहा है, तो उस विचार को के लिए जो हम योजना बना रहे हैं उस हेतु जब हम नवीन जानकारी में संशोधन करते हैं तो उसको हम समाविष्टीकरण या समावेशन कहते हैं। और जब नवीन जानकारी के आधार आधार पर मतलब मान लो कि पुराना मेरा कोई विचार है, कॉन्सेप्ट है, और नवीन जानकारी मुझे कुछ मिली और उससे मुझे क्या करना है, पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में जो घटित होता है, तो ये दो प्रक्रियाएं समावेशन और समायोजन के नाम से जाना जाता है। समायोजन हम कर लेते हैं ना, जैसे समायोजन का सिंपल मीनिंग भी हम जानते हैं कि जैसे हम नई परिस्थिति में जाते हैं तो उसके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, तो हमारी जो पुरानी प्रवृत्तियां हैं, पुरानी जो आदतें हैं, उनमें हमें संशोधन करना पड़ता है, तो यही समायोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो जाहिर सी बात है संज्ञानात्मक विकास। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है? तो वस्तु स्थायित्व बताया था पहली अवस्था में कि वस्तु स्थायित्व जो है संवेदी प्रेरक चरण में। आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से उत्तर लगा लोगे। जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी? तो वो होगी सामाजिक अनुभव। अगला जो प्रश्न है वो है, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सहयोग की नैतिकता है यहाँ पर, क्योंकि वो क्या सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है, यानी जहाँ बहुमत होगा उसके हिसाब से हम नियमों का संशोधन करेंगे, तो ये क्या है? सहयोग की नैतिकता है। अगला प्रश्न है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? अमूर्त एवं अंतिम अवस्था जिसमें अमूर्त चिंतन कर सकता है, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? तो आत्मसात और व्यवस्थापन। आत्मसातीकरण का मतलब होता है एक तरह से, जैसे वस्तुएं हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं, कुछ प्राप्त कर रहे हैं, उसके ज्यों का त्यों अपना लेना, उसको हम आत्मसातीकरण कहते हैं। व्यवस्थापन में जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें अपने पूर्व अनुभव जोड़कर कुछ संशोधन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो अभी बताया समावेशन, यहाँ समाविष्टीकरण भी लिखा मिले तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पूरा डिटेल में हमने जाना, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक दो बार रिवाइज करके जाना और परीक्षा में आपको लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।